जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज हम लोग NTUGC नेट का इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 20 MCQs डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है रिटर्न टू द रोमांटिक एज नॉन फिक्शन, जो कि नॉन फिक्शन है। इसके ऊपर ये रोमांटिक एज है, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी MCQs हैं राइटर्स का, वो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन एन ऑटोबायोग्राफी राइटर टेल्स समवन्स एल्स स्टोरी, राइटिंग दैट इज नॉट ट्रू, राइटर टेल्स हिज ओन स्टोरी एंड गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टॉपिक। तो इन ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है? एंड द राइट आंसर इज राइटर टेल्स हिज ओन स्टोरी। राइटर जब अपनी स्टोरी खुद बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन मीन्स व्हाट? Reason for which the author writes. Writer tells his own story. Third option is writing that is true, and the last option is writer gives an explanation of ideas. Right answer is writing that is true. जो राइटिंग एकदम सही सच्ची कहानी पर आधारित होती है उसे नॉन फिक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन नॉन फिक्शन। इंफॉर्मेशन नॉन फिक्शन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर इंटेंट ऑफ इन्फॉर्मिंग द रीडर अबाउट अ टॉपिक, राइटिंग दैट इज नॉट ट्रू, writer tries to convince the reader, original materials that have not been altered. Right answer is intent of informing the reader about a topic. So informational non-fiction का मतलब है कि आप सच्ची कहानी को अपने रीडर को इन्फॉर्मेशन यानी बताना चाहते हैं। आपका इंटेंशन क्या है कि आप रीडर को जो पढ़ रहा है उस टॉपिक के ऊपर आप अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सके, उसका प्रयास कर रहे हैं। दैट इज इंफॉर्मेशनल नॉन फिक्शन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑथर्स पर्पस। ऑथर का पर्पस क्या होता है? एंड द ऑप्शंस आर ओरिजिनल मटेरियल्स दैट हैव नॉट बीन अल्टर्ड, सेकंड ऑप्शन इज रीजन फॉर विच द ऑथर राइट्स, थर्ड ऑप्शन इज शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन, लास्ट ऑप्शन इज ऑथर टेल्स द स्टोरी ऑफ समवन एल्स। एंड द राइट आंसर इज रीजन फॉर विच द ऑथर राइट्स। ऑथर का पर्पस क्या रहता है? क्यों किस कारण से वो ऑथर लिख रहा है, दैट इज द रीजन, दैट इज द पर्पस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज literary non-fiction, and the options are writer tells his own story, gives description of a particular event, short form of literary composition, uses literary styles to create a factually accurate narrative. Right answer is uses literary styles to create a factually accurate narrative. तो literary non-fiction में क्या होता है? इस उनकी जो literary style होती है लिखने की, कैसे वो अपनी बातों को लिखे, उससे एक factually accurate तरीके से अच्छे से नरेट कर सके, लिख सके, बता सके, दैट इज लिटरेरी नॉन फिक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए बायोग्राफी। बायोग्राफी में क्या होता है? एंड द ऑप्शंस आर राइटर टेल्स हिज ओन स्टोरी, राइटर अपनी स्टोरी कहता है, राइटर टेल्स द स्टोरी ऑफ समवन एल्स लाइफ, थर्ड ऑप्शन इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन, लास्ट ऑप्शन इज राइटिंग गिव्स एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियाज। द राइट आंसर इज राइटर टेल्स द स्टोरी ऑफ समवन एल्स लाइफ। बायोग्राफी में क्या होता है? राइटर जो है दूसरों की लाइफ के बारे में कहानी बताते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी शॉर्ट वर्क ऑफ नॉन फिक्शन अपीयरिंग एज ए पार्ट ऑफ मैगजीन, न्यूज़पेपर और बुक। एंड द ऑप्शन आर आर्टिकल, डायरी, नॉवेल, ब्लॉग। द राइट आंसर इज आर्टिकल। कोई भी शॉर्ट वर्क जो होता है नॉन फिक्शन का, जो कि अपीयर होता है एज ए पार्ट ऑफ मैगजीन, कोई मैगजीन में या फिर न्यूज़पेपर में देते हैं कोई भी छोटा सा नॉन फिक्शन स्टोरी, उसे क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टाइप ऑफ नॉन फिक्शन राइटिंग दैट इंक्लूड्स पर्सनल थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस। एंड इसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर मेमोरी, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, एक्सपोजिटरी। राइट आंसर इज मेमोरी। मेमोरी मीन्स क्या होता है? कोई भी टाइप ऑफ नॉन फिक्शन जो कि सच्ची कहानी है, ठीक है, उस टाइप का ऐसा टाइप का राइटिंग है जो कि इंक्लूड करता है पर्सनल थॉट्स, जिसमें आप अपनी सोच विचार को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शंस उसके बारे में बताते हैं, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। ओके, कोई नॉन फिक्शन रहता है, सच्ची कहानी होती है, एंड प्लस उसमें आप अपनी थॉट्स को जब इन्वॉल्व करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मेमोइड कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको बहुत से टर्म्स आपको पता चलेगा जिससे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो वैसे हम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप नहीं जानते तो आपको पता चल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुक इज बिलीव टू हैव बीन द अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफी इन इंग्लिश लैंग्वेज। एंड द ऑप्शंस आर द बुक ऑफ मार्गरी कैंप, ला मेल रेगली, द लाइफ ऑफ आवर लेडी, द एग्जाम्पल ऑफ वर्टो। एंड द राइट आंसर इज द बुक ऑफ मार्गरी कैंप। हमारा इसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा बुक है जिसे बिलीव किया जाता है, माना जाता है कि वो हमारा अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफी है इंग्लिश लैंग्वेज में। सबसे पहला हमारा ऑटोबायोग्राफी किसको माना गया है? तो दैट इज द बुक ऑफ मार्गरी कैंप। ओके, ये हमारा पहला ऑटोबायोग्राफी के हिसाब से इंग्लिश लिटरेचर में
माना जाता है। ओके, our next question is the Pastel Letters is an important work of 15th century because, and the options are of its literary merit, of its valuable and reliable social chronicles. Third option is of its innovative style and form, and last option is of poverty of the age in prose writing. Okay, and the right answer is of its valuable and reliable social chronicles. So Pastel Letters जो है एक important work है 15th century का। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और रिलायबल सोशल क्रॉनिकल्स मेंशन किया गया है। ठीक है, सोसाइटी को लेकर जितने भी ऊंच नीच बातें होती हैं उन सबको मेंशन करते हुए उन्होंने लिखी है द पेस्टल लेटर्स। ओके, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्क एंड फेमस वर्क ऑफ 15th century। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड ऑफ सैमुअल परचेज वाज, एंड द ऑप्शंस आर 1676 to 1626, ये तो हो ही नहीं सकता है, 1652 to 1616, 1686 to 1634, and 1536 to 1601. And the right answer is, sorry, here options is given something wrong here. Okay, it's technician mistake. So I am going to mention you, providing you the right option. That is 1577 to 1626. Okay, यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि 76 के बाद 26 आएगा? It's just impossible. तो हमें सैमुअल परचेज जी कितने समय तक जिंदा थे उनके टाइम पीरियड को बताना है। तो वो 1577 में उन्होंने जन्म लिया था उन्होंने, एंड 1636 में उनकी मृत्यु हुई थी। सो टाइम पीरियड विल बी 1577 to 1626। ओके, ये हमारा राइट है, बट ये हमारा रॉन्ग हो गया है, ये होगा 1577। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो हियर समथिंग इज रॉन्ग। ओके, so leave it because as these are not required, but this will be the right answer, option number A, that is 1577 to 1626. Okay, it was his time period of Samuel Purchase. Okay, our next question is, in the first edition Hakluyt describes voyages to, and the options are North, East, India, New World, and the right answer is North. तो फर्स्ट एडिशन में Hakluyt ने अपने voyages means आप जब जर्नी करते हैं सागर से, and it is called voyages. Okay, a long journey, मैं आपको इसका मीनिंग लिख देती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। ए लॉन्ग जर्नी बाय सी, ओके, बाय सी और इन स्पेस, या फिर अगर आप स्पेस में जर्नी कर रहे हैं तो भी वॉयज बोलेंगे, एंड अगर आप सी से जर्नी कर रहे हैं, सागर से कर रहे हैं जर्नी, देन ऑल्सो इट विल बी रेफर टू एज वॉयजेस। ओके, तो हमारा हैकलुट जो है डिस्क्राइब किया है उन्होंने वॉयजेस को, एक लॉन्ग जर्नी को, किस तरफ जर्नी कर रहे थे वो, तो फर्स्ट एडिशन में नॉर्थ की तरफ वो जर्नी करते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी नॉर्थ। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द सेकंड एडिशन हैकलुट डिस्क्राइब्स वॉयजेस टू, एंड द ऑप्शंस आर नॉर्थ, इंडिया, ईस्ट, बोथ बी एंड सी, एंड द राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी। तो हमारे सेकंड एडिशन में हैकलुट जी ने डिस्क्राइब किया है वॉयजेस, जो जर्नी होती है किस तरफ होती है, तो ईस्ट की तरफ होती है और इंडिया की तरफ, ये दो जगह होती है जहाँ पे जर्नी होती है उनकी हैकलुट जी की। ठीक है, जो उन्होंने सेकंड एडिशन में प्रेजेंट किया है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉन फिक्शन राइटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ ग्रुप्स लाइक दिस वन, एंड द ऑप्शंस आर राइटर्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, राइटर्स ऑफ प्रोज, फिलोसॉफिकल प्रोज राइटर्स, एंड ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नॉन फिक्शन जितने भी राइटर्स हैं उन्हें डिवाइड किया गया है नंबर्स ऑफ ग्रुप्स में। ओके, लाइक दिस वन, तो जैसे आपने जैसे नॉन फिक्शन राइटर्स को हमने क्या किया है, बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया है। जैसे राइटर्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें एक ग्रुप में रख दिया गया है, जो प्रोज लिखते हैं उन्हें एक ग्रुप में रख दिया गया है, जो फिलोसॉफिकल प्रोज राइटर्स हैं उन्हें एक ग्रुप में रख दिया गया है। इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स में क्या किया गया है, डिवीजन किया गया है ऑफ नॉन फिक्शन राइटर्स। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। The most notable achievement in Jacobean prose was, and the options are Bacon's Essays, King James' translation of the Bible, Robert Burton's Anatomy of Melancholy, none of the above, and the right answer is King James' translation of the Bible. तो famous notable achievement जो थी, okay, Jacobean prose में वो क्या थी, तो that is King James' translation of Bible. James ने जो ट्रांसलेट किया था बाइबल को, that was the most important achievement of Jacobean prose. Okay, अचीवमेंट मीन्स जब आप अचीव करते हैं, कुछ एक पा लेते हैं, सो दैट इज़ नोटेबल, जो कि बहुत ही ध्यान देने वाली अचीवमेंट थी हमारी जैकोबियन प्रोज की, और वो थी बाइबल का ट्रांसलेशन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बाइबल इज द अर्लीस्ट इंग्लिश वर्जन प्रिंटेड विद वर्ड्स डिविजन्स, एंड द ऑप्शंस आर टिंडल्स ट्रांसलेशन, द जेनेवा बाइबल, द ड्वेरम्स वर्जन, किंग जेम्स वर्जन, एंड द राइट आंसर इज
द जिनेवा बाइबल। कौन से बाइबल को एकदम अर्लीस्ट माना गया है, सबसे पहला इंग्लिश वर्शन, ठीक है, जिसे प्रिंट किया गया है विथ वर्स डिवीजन, उसमें डिवीजन ऑफ वर्सेस है, ओके, तो वो है हमारा द जिनेवा बाइबल, ओके, जिसका फर्स्ट, जिसे माना गया है फर्स्ट इंग्लिश वर्शन, ओके, बाइबल का। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the most important work of Reginald Peacock done in 1455? And the options are the Dinet, the Book of Faith, the Poor Man's Mirror, the Repressor of the Overmuch Blaming of the Clergy. And the right answer is Repressor of Overmuch Blaming of the Clergy. तो इसमें से कौन सा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है रेजिनाल्ड पीकॉक जी का, जो कि उन्होंने 1455 में लिखी थी, तो वो है उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रिप्रेसर ऑफ ओवर मच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्जी, ओके, जो कि उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था, ठीक है, किसका, तो रेजिनाल्ड पीकॉक जी का, ठीक है, जो कि उन्होंने 1455 में लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इन विच फोर्टिस्क प्रेजेस द constitution of his country, and the options are Utopia, the governance of England, De Laudibus Legum, and last option is Pastimes of Pleasure, and the right answer is De Laudibus Legum। कौन से हमारे फोर्टिस्क प्रेस में, जिसने फोर्टिस्क ने किस में प्रेस किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन को किस में उन्होंने बड़ाई की है, प्रेस की है, ठीक है, तो वो है डे लॉडिबस लेजम। इसमें उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, अपनी कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया है और प्रेज भी किया है, ओके, किसने किया है, तो फोर्टिस ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वर्क ऑफ फोर्टिस इज ऑल्सो नोन एज द डिफरेंस बिटवीन एन एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड मोनार्की, एंड द ऑप्शंस आर द गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड, ले लॉडिबस लेगम एलजी, द 22 राइटियसनेस बिलोंगिंग टू ए लिंग, एंड द लास्ट ऑप्शन इज कमोडिटीज ऑफ इंग्लैंड। द राइट आंसर इज द गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड। फोर्टिस जी का कौन सा वर्क है जो कि फेमस है, नोन एज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड मोनार्की। फोर्टिस जी का कौन सा नॉवेल है जो कि फेमस है हमारा, जिसमें उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है एब्सोल्यूट और लिमिटेड मोनार्की में, ठीक है, शासनकाल में, तो वो है हमारा गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड। इसमें उन्होंने डिफरेंसेस बहुत अच्छी तरीके से मेंशन की है, डिस्क्राइब की है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ डिफेंसियो हेनरिकी 7th, एंड द ऑप्शंस आर जॉन गैप्रेव, कैक्सन, जॉन फिशर, थॉमस इलियट, एंड द राइट आंसर इज जॉन फिशर। तो डिफेंसियो हेनरिकी 7th का राइटर कौन है, ऑथर कौन है, तो वो है जॉन फिशर जी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग्स डिड फिशर राइट, फिशर कैसा लिखते थे, किस टाइप का वर्स था उनका, कंट्रोवर्शियल ट्रीटीज, बैलेड्स, पॉलिटिकल सटायर, रिलीजियस राइटिंग्स, एंड द राइट आंसर इज कंट्रोवर्शियल ट्रीटीज। तो फिशर जी लिखते जो थे वो था टोटली कंट्रोवर्शियल, ओके, जो टोटली कंट्रोवर्सीज रहते थे, ऐसा वो ट्रीटीज करते थे, कंट्रोवर्सीज ट्रीटीज करते थे, वैसा ही वो लिखते थे, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पब्लिकेशंस डिड फिशर प्रोड्यूस कंडेमिंग द impending divorce of Henry VIII and Catherine of Aragon, and the options are 6, 7, 10, 8. राइट आंसर इज 7। कितने सारे पब्लिकेशन थे जो फिशर जी ने प्रोड्यूस किया था कंडेमिंग द इम्पेंडिंग डाइवोर्स ऑफ हेनरी VIII एंड कैथरीन ऑफ एरागन। हेनरी VIII और कैथरीन ऑफ एरागन जो थी, इन दोनों के डाइवोर्स को लेकर उन्होंने कितने पब्लिकेशंस लिखे हैं, ठीक है, तो वो है 7 पब्लिकेशंस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द होमिली ए फ्रूटफुल एक्सहॉर्टेशन to the reading of Holy Scripture, and the options are Sir Thomas Malory, Hugh Latimer, Thomas More, George Buchanan, and the right answer is Hugh Latimer। कौन है हमारे ऑथर होमिली के, दैट इज ए फ्रूटफुल एक्सहॉर्टेशन टू द रीडिंग ऑफ होली स्क्रिप्चर, इसके ऑथर कौन है, तो हग लैटिमर जी हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द लैंग्वेज ऑफ द प्रोज रिटेन बाय लैटिमर। लैटिमर जी के द्वारा जो प्रोज लिखा गया था उसका लैंग्वेज कैसा रहता था, and the options are colloquial and direct, complex, not familiar to common people, and last option is none of the above, and the right answer is colloquial and direct। तो उनकी लैंग्वेजेस कैसी होती थी, जो प्रोज वो लिखते थे, दैट वाज टोटली कॉलोकियल। कॉलोकियल मीन्स जब आप कुछ बातें बोलते हैं, जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं बात करते वक्त, दैट इज़ कॉल्ड कॉलोकियल, ओके, जो टोटली सिंपली है, हम नॉर्मल लैंग्वेजेस नॉर्मल बातें करते हैं, जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉलोकियल। एंड डायरेक्ट, उनकी बातें टोटली डायरेक्ट होती थी, ओके, so that was the language of Latimer, okay। Now next question is which of the following works belong to Hugh Latimer, and the options are Morty the Archer,
in Jainism, sermons before the King Edward VI, all of the above, and the right answer is sermons before the King Edward VI. तो sermons before the King Edward VI जो है हमारे हक लेटिमर जी ने लिखी हुई है। ओके, हमारा आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।